तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो 1960 तक भुखमरी, गरीबी और नशे की समस्याओं से गुजर रहा था। अगर आप आज की डेट में वहाँ पे जाएं तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, साफ सुथरी सड़कें और टेक्नोलॉजी से भरपूर माहौल को देख के आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि कुछ दशक पहले इसकी ये हालत रही होगी। मैं बात कर रहा हूँ सिंगापुर देश की। अगर आप बहुत गौर से साउथ ईस्ट एशिया का नक्शा देखेंगे तो मलेशिया के नीचे की तरफ एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है सिंगापुर। ये मलेशिया से इतना पास में है कि बस एक वाटर बॉडी है, स्ट्रेट ऑफ जोहोर, जो इसको मलेशिया से अलग करता है। और नक्शे में अगर आप इसको देखेंगे तो ये इतना छोटा है कि बहुत क्लियरली दिखता भी नहीं है। इसके साइज की अगर मैं बात करूं तो इसका टोटल एरिया 710 वर्ग किलोमीटर है। मतलब दिल्ली शहर का भी आधा एरिया है इस पूरे देश का। आबादी की अगर बात की जाए तो 57 लाख से ज़्यादा लोग इस देश में रहते हैं। इसके हिसाब से इसका पॉपुलेशन डेंसिटी 8000 के ऊपर का है। भारत को मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक माना जाता है और भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी 446 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर की है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सिंगापुर जो है इसका नाम बेसिकली संस्कृत के ही दो शब्दों सिंह और पुर से मिलके बना है। इसका मतलब होता है शेर, सिंह लॉयन, और पुर मतलब शहर या सिटी, मतलब लॉयन सिटी। सिंगापुर में अगर धर्म और एथनिसिटी की बात की जाए तो ये बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे मेनली 5 धर्म होते हैं: बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ताओइस्ट और हिंदूज। इसके अलावा भी यहाँ पे थोड़ी बहुत संख्या में ज्यूज, जोरोस्ट्रियन, जैन और सिख भी रहते हैं। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि सिंगापुर में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी रहते हैं जो किसी धर्म में नहीं मानते, एथिस्ट हैं। एथनिसिटी की अगर बात की जाए तो लगभग 74.5% चाइनीज़ एथनिसिटी के लोग हैं। उसके बाद आता है मलय जो कि 13.5 है और 9% इंडियन है अराउंड। और इंडियंस की अगर बात की जाए तो उसमें मोस्टली तमिल हैं, बंगालीज हैं, पंजाबी हैं जो इंडियंस हैं वहाँ पे। इसके बाद बचे हुए 3% जो हैं वो यूरेशियन या अरब लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे इनके जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, ओरांग लाउट जो ट्राइब था यहाँ का पहले, जो यहाँ सदियों से रहते हैं, यहाँ के बेसिक नेटिव लोग हैं ओरांग लाउट, वो भी यहाँ पे रहते हैं। अगर बात करें सिंगापुर के इतिहास की तो अलग अलग टाइम पे इस पे अलग अलग देशों का कब्जा रहा है। कभी ये इंडोनेशिया के कब्जे में रहा, फिर पुर्तगाल के कब्जे में रहा, फिर डच के कब्जे में रहा। लेकिन साल 1819 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे, थॉमस राफेल्स। वो इसको जौहर के सुल्तान से खरीद लेते हैं। जी हाँ, इस पूरे के पूरे देश को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक सुल्तान से खरीद लेती है और इसको एक फ्री पोर्ट बना देते हैं। अगर सिंगापुर की बात की जाए तो इसको हमेशा से ही ट्रेडिंग आउटपोस्ट के तौर पे अलग अलग लोग यूज़ करते रहे, चाहे वो मलय हो, थाई हो, इंडियन हो, अरब्स हो, जापानीज हो या फिर चाइनीज हो। सभी ट्रेडर्स इसको एज ए ट्रेडिंग आउटपोस्ट यूज़ करते थे। अब बात आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या इसको सिर्फ फ्री पोर्ट बनाने के लिए ही खरीदा था? तो ऐसा नहीं है। असल में ब्रिटिशर्स जो थे वो बंगाल में ओपियम की खेती करते थे और उसकी प्रोसेसिंग के लिए उसे सिंगापुर लाया जाता था। ब्रिटिशर्स ने चाइनीज लेबर्स को इस काम में लगाया था और लोएस्ट ग्रेड का ओपियम था जो यहाँ पे बनता था। वहां पे धीरे धीरे लोग जो थे वो ओपियम के एडिक्ट बनने लगे थे। इसी लत की वजह से क्राइम में भी बहुत उछाल आया था और 1941 आते आते लगभग 16,000 लोग थे जो ओपियम एडिक्ट बन चुके थे। ये वो समय था जिस समय दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। 15 Feb 1942 को जापान मलेशिया और सिंगापुर दोनों को इन्वेड करता है। दोनों देश जापान के सामने अपने हथियार डाल देते हैं और ये जापान के कब्जे में अगले 3.5 साल तक रहते हैं।
अगर इन 3.5 सालों की बात की जाए तो ये सिंगापुर के इतिहास का सबसे काला दौर था। यहाँ पे लोगों को फोर्सफुली लेबरों की तरह काम करवाया जाता था। सैनिक जो थे उनको बुरी तरह से मारा पीटा जाता था, टॉर्चर किया जाता था। हजारों लोगों को सड़कों पे, यहाँ तक कि हॉस्पिटल के अंदर भी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता था। औरतों को यहाँ पे एक तरह से कमोडिटी बना दिया गया था। हजारों औरतें यहाँ तक कि कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया से यहाँ पे लाई जाती थी और जापानीज सोल्जर के कंफर्ट स्टेशंस में रखी जाती थी उनके लिए। जब 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापानीज लोगों की हार होती है तो वो सिंगापुर भी छोड़ के जाते हैं। उस समय तक पूरे के पूरे सिंगापुर के हालात बहुत खराब हो चुके थे। पूरे के पूरे देश में चोरी, जुआ, प्रोस्टिट्यूशन बुरी तरीके से फैल चुका था। 30,000 से ज्यादा लोग ओपियम एडिक्ट बन चुके थे बाय द टाइम जापान इसको छोड़ के जाता। और क्योंकि जस्ट वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होकर हटा था तो पूरे के पूरे देश की जितनी इमारतें थीं वो तबाह हो चुकी थी। पूरे के पूरे देश में बेरोजगारी थी, गरीबी थी, लोग भूख से मर रहे थे, खाने की शॉर्टेज थी, चारों तरफ बीमारियां फैली हुई थी। सिंगापुर पूरा एक देश स्लम कॉलोनी के तरीके से बन चुका था। जापानी सेना के यहाँ से जाने के बाद में ब्रिटिशर्स जो हैं वो दोबारा सिंगापुर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। यहाँ पे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन होता है मिलिट्री का, वो सारी की सारी परेशानियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। गैस, पानी, बिजली, जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको दोबारा शुरू करते हैं। जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो सस्ते कैंटीन खोलते हैं ताकि भुखमरी की समस्या को थोड़ा हल किया जा सके। जुलाई 1945 में यूके में कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो चुनाव हार जाती है और लेबर पार्टी की सरकार आ जाती है। लेबर पार्टी के जो नेता थे वो इंपीरियलिज्म के बहुत खिलाफ थे, इसीलिए वो सिंगापुर से भी ब्रिटिश राज को हटाने की बात करने लगते हैं। और यहाँ बोला जाता है कि सिंगापुर में उसकी खुद की सरकार बनाई जाएगी। 1948 में सिंगापुर में पहली बार इलेक्शंस होते हैं, लेकिन ये थोड़ी ही सीटों पे कराए जाते हैं, पूरी सिंगापुर में नहीं। इसके बाद सिंगापुर का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, संविधान बनाया जाता है। उसको 1955 और 1958 में थोड़ा बदल के सुधारा भी जाता है। फाइनली 1959 में पूरे के पूरे सिंगापुर में फुल स्केल इलेक्शंस होते हैं। इस इलेक्शन को जीतते हैं पीपल्स एक्शन पार्टी के यंग सेक्रेटरी जनरल ली क्वान यू, जो बनते हैं सिंगापुर के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर। सिंगापुर की हालत वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से सही नहीं थी, जैसा कि मैंने बताया। जो प्राइम मिनिस्टर बने थे ली क्वान यू, उनका भी ये मानना था कि शायद अकेले सिंगापुर सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो ये कहते हैं कि हमको मलेशिया के साथ में मिल जाना चाहिए। उनका ये मानना था कि अगर वो मलेशिया में जुड़ जाते हैं तो शायद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो रिसोर्सेज हैं उनका फ़ायदा मिले और सिंगापुर की हालत भी सुधर जाए। इसी सोच के चलते 1963 में सिंगापुर को मलेशिया में मर्ज कर दिया जाता है। मलेशिया में मर्ज होने के बाद में सिंगापुर में जो रूलिंग पार्टी थी PAP, वो अगले साल 1964 में मलेशिया में होने वाले नेशनल इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे। ये बात मलेशियन गवर्नमेंट के उस समय के लोगों को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ मर्जर की जो शर्तें थी वो सिंगापुर के लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि मर्जर एग्रीमेंट के हिसाब से सिंगापुर को अपना 40% रेवेन्यू मलेशियन गवर्नमेंट को देना था, जबकि टोटल पॉपुलेशन जो सिंगापुर और मलेशिया की कंबाइन अगर देखी जाए तो सिंगापुर टोटल मलेशिया का 17% ही था। अब अगर बात की जाए इक्वालिटी की तो वो भी नहीं थी। मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें आर्टिकल 153 के हिसाब से मलय लोगों को ये स्पेशल राइट और प्रिविलेजेस दिए गए थे जो सिंगापुर की किसी भी दूसरी एथनिसिटी को नहीं मिलते थे। जैसा कि मैंने बताया वहां पे कई सारे एथनिसिटी के लोग रहते थे। यहाँ ये साफ दिख रहा था कि मलेशिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ मलय लोगों का फेवर करके एक मलय मलेशिया बनाना चाहते हैं, जबकि सिंगापुर के जो लोग थे वो समान जिम्मेदारी और समान अधिकार में विश्वास रखते थे। They want a Malay Malaysia where the Malays are on top, in charge of everything. We wanted gradually, not immediately, a Malaysian Malaysia where as citizens we share the burden and the rewards. साल भर में ही हालात जो थे वो बद से बदतर होने लगते हैं। 1964 में डिफरेंट एथनिसिटी के लोग जो होते हैं वो आपस में वायलेंस पे उतर आते हैं और दंगे होने लग जाते हैं।
Hostility between Singapore's ethnic Chinese and Malays finally erupted into violent clashes. इसको शांत करने की सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं और फाइनली 1965 में सिंगापुर फिर से एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। जब ये सब चल रहा था उस समय ब्रिटिश सेना और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो तब भी सिंगापुर को कंट्रोल कर रही थी। जो ब्रिटिश आर्मी थी वो उस समय तक भी सिंगापुर में थी, जब वो मलेशिया में मिल रहा था, अलग हो रहा था, सब कुछ कर रहा था। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर बनने के 2 साल बाद 18 जुलाई 1967 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो ये अनाउंस कर देती है कि वो अपनी सारी की सारी सेना ऑफिसर्स वगैरह सिंगापुर से वापस बुला रहे हैं। जो सिंगापुर के पीएम थे ली कुआन यू, वो ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ और साल तक सिंगापुर में अपना मिलिट्री से कंट्रोल रखें, क्योंकि सिंगापुर उस समय अकेले चलने की हालत में नहीं था। ऐसा इस वजह से था क्योंकि ब्रिटिश आर्मी जो थी वो ना सिर्फ सिंगापुर के लोगों को बहुत सारी नौकरी दे रही थी, बल्कि वही सिंगापुर का एकमात्र डिफेंस थी। सिंगापुर की ना अपनी कोई आर्मी थी, ना कोई फोर्सेस थी, तो वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते थे। तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो सिंगापुर को 4 साल का समय देते हैं और कहते हैं कि 1971 फाइनली वो सिंगापुर को पूरी तरीके से खाली कर देंगे, उसके बाद सिंगापुर को अपने हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ऐसे समय में प्रधानमंत्री ली कुआन यू एक ऐसे नेता के रूप में उभरते हैं जो ऐसा कुछ कर देते हैं कि आज की डेट में अगर उसे देखा जाए तो एक चमत्कार से कम नहीं लगता। वो तुरंत राजनीतिक शांति के लिए 1967 में ही आसियान की स्थापना करते हैं। आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें 5 देश थे, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस। सभी के जो विदेश मंत्री होते हैं वो साथ में आकर बैठते हैं। राजनीतिक फ्रंट तो हो गया, आपस के देशों में शांति आ गई, लेकिन सिर्फ उसी से तो नहीं हो सकते, खुद की डिफेंस फोर्स तो चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई डिफेंस फोर्स ही नहीं थी। अब एकदम से पूरी की पूरी फोर्स को कैसे रिक्रूट किया जाए? इसके जवाब के तौर पे 1967 में ही पीएम ली कुआन यू लाते हैं नेशनल सर्विस पॉलिसी। इसके अनुसार 16.5 साल का होते ही देश के हर एक नौजवान को नेशनल सर्विस के लिए रजिस्टर करना कंपलसरी था। 18 का होते ही आपको कोई ना कोई डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी पड़ेगी और कुछ साल तक वहां पे सर्विस करनी ही पड़ेगी। अब बात आती है बेरोजगारी और गरीबी की। इसको हटाने के लिए एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लाई जाती है कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी। सरकार हाई क्लास सुविधाओं से भरपूर बेहतरीन स्कूल्स बनवाती है और लगभग फ्री के बराबर की फीस रखी जाती है इस एजुकेशन के लिए। इसके बाद आता है अगला चैलेंज, जो है मल्टी रेशनल पॉपुलेशन को आपस में मिला के रखना, जो लड़ रहे थे एक दूसरे से। वो सबसे पहले जनता के सामने आके ये क्लियर कर देते हैं कि सिंगापुर जो है वो मलेशिया की तरह किसी एक स्पेसिफिक एथनिसिटी को बढ़ावा नहीं देने वाला। वो एक मल्टी रेशनल कंट्री है और रहेगा। यहाँ पे रहने वाले हर एक एथनिक ग्रुप को समान अधिकार मिलेंगे, कोई एक दूसरे को दबा नहीं सकता। 43%, Malays, Dayaks, Dusun, Borus, Chinese 41%, Indians 10%, the others, Eurasians, Ceylonese and so on. And I say we got to work with each other. No group can oppress the other. We work together. And you want Singapore to remain a sane, stable place. इसके बाद ये लेके आते हैं एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी, EIP। इस अमेजिंग पॉलिसी के हिसाब से जितने भी गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स थी, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी, उसमें एक फिक्स रेशियो में एथनिसिटी के लोगों को रहना था। मतलब एग्जाम्पल के तौर में अगर एक बिल्डिंग बनाई है गवर्नमेंट ने, तो उसमें 25% अगर मलय लोग रह रहे हैं तो 65% चाइनीज लोग रहेंगे, 10% इंडियंस और अदर माइनॉरिटीज को भी रखा जाएगा। मतलब जो भी अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं उनको एक साथ एक बिल्डिंग में रहना ही पड़ेगा, तो एक दूसरे से मिलना ही होगा, एक दूसरे का कल्चर आप देखेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। इसके लिए सिर्फ एक ये पॉलिसी ही नहीं लाई गई थी, इसके अलावा 1990 में रिलीजियस हार्मनी एक्ट भी पास किया गया था और इस एक्ट के द्वारा बनाया गया था प्रेसिडेंशियल काउंसिल फॉर रिलीजियस हार्मनी। इसके 2/3 मेंबर्स जो थे वो मेजर रिलीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और इनका काम था ये सुनिश्चित करना
कि पूरे के पूरे देश में जितने भी धर्म के लोग रह रहे हैं वो आपस में शांति से और खुशी से रहें, मिलते जुलते रहें। इन्होंने एक रेशियल हार्मनी डे की भी घोषणा की जो हर साल 21 जुलाई को मनाया जाता है। रेशियल हार्मनी डे वाले दिन जितने भी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको दूसरे धर्म के वेशभूषा में स्कूल आना होता है, और जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो वो साथ में ही चैंट करते हैं, बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिलीजियस हार्मनी, इसको पढ़ा जाता है। इसका मतलब सेकुलरिज्म, डाइवर्सिटी और यूनिटी जो है वो बचपन से ही सबके दिल में, दिमाग में अच्छे से बैठाई जाती है कि सब लोग आपस में मिलजुल के अच्छे से रहें। नेक्स्ट आता है देश को साफ कैसे बनाया जाए। जो पीएम ली क्वान यू थे उनका ये मानना था कि क्लीनलीनेस इज द हॉलमार्क ऑफ सिविलाइजेशन। इसके लिए 10 अक्टूबर 1968 में पीएम लॉन्च करते हैं कीप सिंगापुर क्लीन कैंपेन। October 1968, a nationwide Keep Singapore Clean campaign was launched by the Prime Minister. We have built, we have progressed, but there is no hallmark of success more distinctive and more meaningful than achieving our position as the cleanest and greenest city in South Asia. ये कैंपेन 1968 से 1988 तक हर 1-2 साल में होता रहता है, और उसकी वजह से सिंगापुर आज कितना क्लीन है ये अगर आप जाके देखेंगे तो तभी आपको पता चल सकता है। इसमें जो सिंगापुर की नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी थी उसने पब्लिक वेस्ट कलेक्टर्स को लाइसेंस किया। हर एक पब्लिक हाउसिंग स्टेट में ब्लू रिसाइकिल बिन लगाए गए, सैकड़ों पब्लिक टॉयलेट्स लगाए गए और हैप्पी टॉयलेट प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम रन किए गए जिससे कि जो टॉयलेट बने हुए हैं उन्हें क्लीन और वेल मेंटेन्ड रखना भी सुनिश्चित किया गया। इसी स्वच्छता के लिए 1992 में पूरे के पूरे देश में च्युइंगम बैन कर दी गई और इतने सख्त कानून बनाए गए कि कोई भी अगर गंदगी करता है तो उसको उसका बहुत भारी हर्जाना देना पड़े। अगर आप कहीं भी थूकते हैं, गंदगी करते हैं, कुछ सिगरेट, इवन ऐसी किसी खुले जगह पे कहीं पे भी जाके सिगरेट पीने लग जाते हैं तो उसके लिए हैवी फाइन लगाए गए। अगर आपको सिंगापुर में सिगरेट भी पीनी हो तो उनके एक स्पेसिफिक जोन्स होते हैं कि आप एक स्पेसिफिक जगह पे खड़े होके ही सिगरेट पी सकते हैं और सिगरेट बट्स जो है वो एक स्पेसिफिक जगह पे ही डालेंगे। मैं सिंगापुर जा चुका हूँ, मैंने सिंगापुर में मैं नहीं सिगरेट पीता बट मेरे फ्रेंड्स पीते थे और उन्होंने, हम ऐसी स्पेसिफिक जगह होती थी जहाँ पे जाके ही सिगरेट पी जा सकती थी। वहाँ पे ये चीज़ थी कि अगर आप पहली बार ऑफेंस करते हैं गंदगी फैलाने का तो आपको 1000 सिंगापुर डॉलर का फाइन लगेगा, दूसरी बार में 2000 और तीसरी बार में 5000 सिंगापुर डॉलर। अगर इंडियन करेंसी में आप देखेंगे तो लगभग 3.25 लाख रुपए अगर आपने 3 बार गलत जगह पे खड़े होकर सिगरेट पी ली तो। अब अगर क्लीनिनेस की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया था कि 1967 में गरीबी और बेरोजगारी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से लोग जो थे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर थे। और ऑब्वियसली अगर कहीं पे झुग्गी झोपड़ी सब गंदगी फैली हुई है तो वो स्वच्छता के हिसाब से तो कोई उसका फ़ायदा है नहीं। तो इसके लिए बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई गई पब्लिक हाउसिंग स्कीम के अंदर। इन ऊंची ऊंची इमारतों में लगभग 26,000 फैमिलीज़ को रिलोकेट किया गया झुग्गी झोपड़ी से। उनको बिजली, पानी, गैस जैसी सुविधाएं दी गई। आज की भी अगर बात करें तो 2021 तक लगभग 80% पॉपुलेशन जो है सिंगापुर की वो इन पब्लिक हाउसिंग्स में ही रह रही है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ कि जो बेघर लोगों की समस्या थी वो खत्म हो गई। 2020 के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो मात्र 616 लोग थे पूरे सिंगापुर देश में जो टेम्परेरी शेल्टर्स में रह रहे थे। बाकी ये समस्या जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। अब कोई झुग्गी झोपड़ी ऐसी कोई चीज़ दिखती नहीं है वहाँ पे जनरली। अब लोग सड़कों से हटे हैं तो अगला नंबर आया स्ट्रीट हॉकर्स का, ठेले वाले जो होते हैं। ये जो होते हैं ये इनफॉर्मल इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, लेकिन अगर शहर में सुंदरता की, सफाई की बात की जाए तो उसके लिए एक प्रॉब्लम बन जाते हैं। इसके समाधान के लिए लगभग 5000 हॉकर्स जो थे उनको फूड सेंटर्स में रीलोकेट किया जाता है। जो सब्जी बेचने वाले होते हैं उनके लिए होलसेल मार्केट डेवलप किए जाते हैं। जो पिग और डक फार्म्स वगैरह थे उन्हें कैचमेंट एरिया से बाहर फेज आउट किया जाता है।
2800 से ज़्यादा फैक्ट्रीज थी जिनको रीलोकेट किया जाता है। वाटर इंडिपेंडेंस भी पीएम के लिए बहुत ज़रूरी थी, तो इसके लिए वो नदियों को साफ करते हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये चीज़ कहा भी था कि उनको ऐसा लगता था कि वो फुल्ली तो वाटर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना हो सके। Independent. At that time, I did not believe I could be totally independent, but less dependent on Malaysian supplies. So the quest began for water independence. एक अच्छी लिविंग लोकेलिटी की अगर बात की जाए तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बिना वो पूरी नहीं हो सकती। सिंगापुर में चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों ही हेल्थ केयर बहुत इजीली अवेलेबल है और सस्ती है। और मेडिसेव, मेडिशील्ड और मेडिफंड जैसी इनोवेटिव सिस्टम्स भी हैं जो हेल्थ केयर सेक्टर को सुधारने का काम करते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो बिना ट्रांसपोर्ट के ये चीज़ पूरी नहीं हो सकती। अब इतनी डेंस पॉपुलेशन है, मैंने आपको बताया कि 8000 प्रति स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो अगर हर एक इंसान अपनी अपनी गाड़ी लेगा तो कितना चौड़ी चौड़ी सड़कें कितनी बनानी पड़ जाएंगी, कितना ट्रैफिक हो जाएगा सड़कों पे, ये सोचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके इलाज के तौर पे प्राइवेट व्हीकल को डिस्करेज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इसी सोच के चलते इन्होंने वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया। ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये दुनिया के सबसे क्लीनेस्ट और सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में से एक है। आप चाहे मेट्रो की बात करें चाहे बस की, ये इवन दुनिया के सबसे इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में से भी एक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है तो ले ही नहीं सकता, लेकिन इसको डिस्करेज करने के लिए सरकार ने प्राइवेट व्हीकल्स की खरीद पे बहुत हैवी टैक्सेस लगाए थे। इतने ज़्यादा टैक्सेस कि सिंगापुर का नाम वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू बाय कार के तौर पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। यहाँ पे अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हैं वो तो ठीक है, आपको गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाना होगा। ये ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाने के लिए आपको सरकार से स्पेशल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो लगभग 50,000 सिंगापुर डॉलर्स का होता है। हर 10 साल में इसकी वैधता रिन्यू करानी पड़ती है और इसके लिए सिर्फ फीस ही नहीं भरनी पड़ती, हर महीने ऑक्शन करके ये लाइसेंसेस बेचे जाते हैं। कि मान लीजिए 10 साल पहले आपका एक लाइसेंस था, वो 10 साल बाद अगर आपको रिन्यू करने जाओगे तो ऐसा नहीं कि आपने दिया और रिन्यू हो गया। रिन्यू का मतलब हुआ कि आप अगर इस महीने 10,000 लोगों का लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है तो अब 10,000 लाइसेंस इशू किए जाएंगे बोली लगा के। अगर आप बोली लगा के दोबारा लाइसेंस ले सकते हैं तब तो आप गाड़ी चलाइए, वरना आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए। इस तरीके से इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चाहिए आपको, लो फिर पैसे खर्चा करो। सिंपल सी बात है कि आप नीलामी में जा रहे हो तो जो 1000 की चीज है वो 10,000 की मिल रही है, आप खर्चा करने की क्षमता रखते हैं, कीजिए, सरकार को पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ऐसा नहीं कि आप ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं ले सकते हैं। वर्ल्ड क्लास मेट्रो और बसेस की सुविधा है। अब आप कहेंगे कि सरकार जो है वो सारी की सारी चीज़ें तो सस्ती दे रही है, सारी की सारी चीज़ें फ्री में दे रही है, लगभग नॉमिनल कॉस्ट पे दे रही है, तो फिर ये सारा का सारा पैसा आ कहाँ से रहा है? ट्रांसपोर्ट में, एजुकेशन में, सब चीज़ों में लग रहा है, कहाँ से आ रहा है? बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करा जाता होगा भाई जनता को, लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं है। सिंगापुर में अगर कहा जाए तो 2 से 24% तक की रेंज में टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं। फंड को मेंटेन करने के लिए सिंगापुर का सस्टेनेबिलिटी और फिस्कल डिसिप्लिन का फंडा है जो काम करता है। सिंगापुर की गवर्नमेंट जो है उसने कई सारे ट्रांसपोर्ट, पावर, मीडिया सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, उनकी मालिक है वो। और ये कंपनी जो है ये दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, तो जो भी प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा सरकार के पास में आता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है, जैसा मैंने कहा टैक्सेस तो लेते हैं, जीएसटी अगर कहा जाए तो वहां पे चार्ज किया जाता है, लेकिन इसके अलावा सरकार जो है ये मेनली अगर कहा जाए तो व्हीकल परचेज अगर आप कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वेल्थ टैक्स जैसे हो गया, ऐसी चीजों पे ज्यादा टैक्स लेते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया सिंगापुर के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, तो यहाँ पे जो नागरिक थे उनकी कमाई के लिए पीएम जो ली कुआन यू थे उन्होंने 2 तरफा तरीके से काम किया। पहला तो उन्होंने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि वर्ल्ड क्लास पोर्ट हो गया,
वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स हो गया, हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, इनके थ्रू भारी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। अब अगला स्टेप आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। तो जो पीएम थे उन्होंने सबसे पहले तो उस पुराने काम को बढ़ावा दिया जिसके लिए सिंगापुर जाना जाता था, वो था इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब। एक बहुत ही आलीशान पोर्ट बनाया, बहुत ही बेहतरीन एयरपोर्ट बनाया। इस वजह से सिंगापुर जो है वो कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स का हब बना, और पोर्ट तो उसका है ही। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ही इन्होंने सारे रेड टेप जो थे फर्जी के वो ख़त्म किए, जो फर्जी कागजी कार्यवाही होती है उसको हटाया, जो इंटरनेशनल टैक्सेस थे उनको कम किया, बिजनेस प्रोसेसेस को इजी किया गया, सारे के सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे उनको इनवाइट किया गया। बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए जिसकी वजह से आज न्यूजीलैंड के बाद में सेकंड नंबर पे आता है सिंगापुर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। अब अगर आपको अच्छा और स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो करप्शन भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप इस पे लगाम नहीं लगाते हैं तो दिक्कत होती है। आज की डेट में अगर बात की जाए तो सिंगापुर 180 कंट्रीज में 4th लीस्ट करप्टेड कंट्रीज में आता है, सबसे कम करप्शन है यहाँ पे। अब जो पीएम ली कुआन यू थे उन्होंने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि भाई करप्शन भी कम हो गया। इसके लिए उन्होंने ये किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, मिनिस्टर्स थे, उनको बहुत ही बेहतरीन सैलरी पैकेजेस ऑफर किए गए। लेकिन इस सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा था परफॉर्मेंस बोनस, जो आपको तभी मिलता था जब आप अपने जॉब को अच्छी तरीके से परफॉर्म करें, अपने सारे टारगेट्स पूरे करें, अपने सारे KPIs पूरे करें, तभी आपको वो पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने अच्छे से काम किया तो आपको इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी कि आपको रिश्वत लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके बाद में भी अगर किसी को रिश्वत लेने का मन करता है तो उसके लिए बहुत कड़ा कानून बनाया गया, जिसमें कि $1 लाख का जुर्माना और 5 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया। गवर्नमेंट सर्वेंट्स की और पॉलिटिशियंस की सैलरी कितनी हाई है, इसका अगर मैं एक अंदाज़ा आपको देना चाहूँ तो जो सिंगापुर के पीएम हैं आज की डेट में, ली हेसिंग लूंग, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू के ही बेटे हैं, और वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पेड प्राइम मिनिस्टर है। इनकी सैलरी $1.6 मिलियन है, जो व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन से भी बहुत ज़्यादा है। 1960 में ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लेके आए। इनका एक करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बनाया गया, जो वैसे तो पीएम ऑफिस के अंडर में आता है, लेकिन इनको फुल ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई है। कोई भी पॉलिटिशियन, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी इनके काम में दखल नहीं दे सकते, ताकि अगर कोई बड़े पद पे बैठा हुआ बंदा भी करप्शन कर रहा हो तो उसकी जांच भी ये जो ब्यूरो है ये बहुत आराम से कर सकता है। 1972 में सिंगापुर सरकार ने ट्री प्लांटिंग डे लॉन्च किया, जिस दिन सभी देशवासी, पूरा का पूरा देश मिलके पेड़ लगाएगा। ये कैंपेन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था कि लगभग 10 साल में 1982 आते आते जितने लोग थे सिंगापुर में, लगभग उतने ही पेड़ हो चुके थे। उसी दौरान उन्होंने अपनी नदियां भी बहुत साफ करी और एकदम सुंदर बना ली। इन्होंने एक गार्डन्स बाय द बे भी जगह बना रखी है, जहाँ पे बहुत तरह के फूल पौधे देखने को मिलते हैं। बहुत ही सुंदर गार्डन बनाया हुआ है इन्होंने, ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अब बात करें अगर बिजनेसेस की, तो सिंगापुर ने टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी के तौर पे काम करना शुरू किया था। लेकिन पीएम ली कुआन यू ये नहीं चाहते थे कि सिंगापुर एक छोटा सा सस्ता मैन्युफैक्चरिंग एरिया बन जाए दुनिया के लिए। इसके लिए वो चाहते थे कि देश के जो लोग हैं वो और भी नए स्किल्स सीखें टेक्निकल स्कूल्स और इंटर्नशिप के द्वारा। इसके लिए बाकायदा लॉ बनाया गया कि हर एक एम्प्लॉयर को अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक मंथली स्किल डेवलपमेंट लीवे देना होगा। इसको स्किल डेवलपमेंट फंड में भेजा जाता है और बहुत सारे वर्कफोर्स अपग्रेडिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो इससे सपोर्ट किए जाते हैं। इसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के चलते 1990 आते आते सिंगापुर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन गया था। जैसे बायोटेक है, इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में सिंगापुर आ चुका है। ये सब कुछ
पीएम ली क्वान यूं की जो भी पॉलिसीज थी, जो भी उन्होंने कदम उठाए, उसकी वजह से पॉसिबल हो सका। और भुखमरी में जीता हुआ एक देश आज मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक बन चुका है कुछ दशकों के अंदर ही। अब अगर आप सिंगापुर जाएंगे तो आप कहीं पे भी पीएम ली क्वान यू का कोई पुतला या कोई ऐसा चीज नहीं देखेंगे। इसका रीजन है कि वो पर्सनैलिटी कल्ट के बहुत विरोधी थे। इसी की वजह से उन्होंने ना तो कभी किसी को अपना स्टैचू लगाने दिया, और जब मार्च 2015 में उनकी डेथ हुई तो उनके जो बेटे थे उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया कि उनकी ही पर्सनल रिक्वेस्ट और मर्जी की वजह से वो कभी ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि वो उनका पुतला बनाएं या ऐसा कुछ करें। कुछ लोग जो हैं वो इन्हें बेनेवलेंट डिक्टेटर का भी नाम देते हैं, क्योंकि जिस समय ली क्वान यू प्राइम मिनिस्टर थे, सिंगापुर ने बेहतरीन तरह से तरक्की करी, लेकिन प्रेस को वहां पे उतनी आज़ादी नहीं थी, उतनी स्वतंत्रता नहीं थी। ये प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू की पर्सनल थिंकिंग थी कि प्रेस का फ्रीडम जो है वो सरकार के कामों के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से प्रेस को उतनी आज़ादी वो पर्सनल लेवल पे नहीं देते थे। लेकिन हाँ, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते थे, इसलिए प्रेस की आज़ादी की इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं सिंगापुर को। ये तो कहानी थी सिंगापुर की, किस तरह से वो एक गरीब देश से, बहुत गरीब देश, बहुत पिछड़े हुए देश से बहुत ही डेवलप्ड कंट्री बन गया। आज का वीडियो यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।